Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK and we're back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the landmark judgments and it is the part 3 of the landmark judgments. If you haven't seen our earlier videos on landmark judgment, you can go in the playlist and you can see those videos. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मींस ऐसे केसेस जहां पे ये क्वेश्चन आए कि क्या फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस होगा दैट इज शंकरी प्रसाद सिंह दियो केस 1951 का, सज्जन सिंह केस ऑफ 1965 का, गोलकनाथ केस 1967 का एंड केशव नंदा भारती केस ऑलरेडी हम 2 बार पढ़ चुके हैं एंड उनके फैक्ट्स भी रिलेटिंग टू द अमेंडेबिलिटी। सो फर्स्ट वन इज द शंकरी प्रसाद सिंह दियो केस ऑफ 1951। So our first case is the शंकरी प्रसाद सिंह दियो केस ऑफ 1951। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एज हमने पहले भी देखा, कुछ सारे केसेस ऐसे थे मीन्स उनमें जमींदारी सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी, चाहे वो केशव नंदा भारती केस हो चाहे वो कोई और सा केस हो। तो उसमें जितने भी आए वो सब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे कि जितने भी जमींदार होते हैं या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, पुअर्स को कम लैंड मिलता है, जो रिचा पर्सन है उन पे ज्यादा है। गवर्नमेंट लॉज बना रही है, लैंड रिफॉर्म्स बना रही है कि सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी होना चाहिए, इक्वल लैंड होना चाहिए। तो जिसके पास एक्सेस होता है वो उनसे लेके पुअर पर्सन्स को देती है, कुछ गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेती है। तो ये सारे केसेस कब आए थे, जब ये सारे लैंड रिफॉर्म्स आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोग बोल रहे थे कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो स्टेट कौन होती है कि वो हमें मतलब इस चीज के लिए रोके, ये हमारा लीगल राइट वायलेट कर रही है। तो इस वजह से जब वो लैंड रिफॉर्म्स आए तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे किसको, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को, वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे। तो इसी वजह से बहुत सारे केसेस उस टाइम आए जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। एंड वहीं पे अमेंडेबिलिटी आ जाती है फंडामेंटल राइट्स की, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम हमारे अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है एंड वहां पे प्रियम्बल की बात भी आ जाती है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो प्रियम्बल का है उसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वहां पे आता है लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो शंकरी प्रसाद थे एक जमींदार थे बिहार के एंड ये गए हाई कोर्ट पे कब, जब इनका लैंड जो था वो एक्वायर्ड कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट। एंड एज इट इज सेड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 legislature has no power to make laws that infringe the fundamental rights of the citizens। वही हमने जो अभी बात की कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, वो ये लैंड रिफॉर्म क्या कर रहे थे, वायोलेट कर रहे थे। एंड उन्होंने वहां हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन उठाया, क्या जो लेजिस्लेचर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्या उसके पास पावर है। तो वो बोल रहे हैं कि जब लेजिस्लेचर के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो ऐसे लॉज बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो ये जमींदारी सिस्टम में मींस जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है इसको क्यों लाया गया। 1951 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट था एंड ये इन्फ्रिंज होता था लैंड एक्विजिशन एक्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने पास किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैलेंजिंग 31 J, 31 P एंड द 9th शेड्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने भी जुडिशियल रिव्यू है वो आउट ऑफ जुडिशियल स्क्रूनिटी है। 9th शेड्यूल में जो था लैंड एक्विजिशन एक्ट को ऐड कर दिया गया था एंड ऑल्सो दे हैव चैलेंज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया। So the Supreme Court ruled that the power of Parliament to amend the Constitution under Article 368 also includes the power to amend the fundamental rights। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्या जो 368 की आर्टिकल के अंदर जितने भी लॉज अमेंड किए जाते हैं क्या वो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ,
मीन्स जो 368 के अंदर हम जितने भी अमेंडमेंट करते हैं उसमें हम फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज. दूसरा ये था कि जो आर्टिकल 13 था उसके अंदर ऑर्डिनरी लॉज जो थे वही थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे वो नहीं थे. ठीक है. Therefore, the parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a constitutional amendment, and such a will not be void under Article 13. And thus, Parliament has a power to amend under Article 368. तो यहाँ पे ये हुआ कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है ऑफ अमेंडमेंट वो आती है अंडर आर्टिकल 368. सो दिस वाज द केस ऑफ हियर. तो यहाँ पे कुछ जो हमने अभी देखे जजमेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट पावर, that parliament has the power to amend article means amend under 368, and this also includes the power to amend the fundamental rights जो कि गारंटी किए गए हैं in the part 3 of the constitution. Secondly, it said that constitution amendment act enacted to abridge or take away the fundamental right is not void of article 13 2. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि बनाया गया है टू एक अवे द फंडामेंटल राइट, ये वॉइड नहीं है अंडर आर्टिकल 32. ठीक है. तो ये था हमारा अबाउट द शंकरी प्रसाद केस. नेक्स्ट है हमारा अबाउट द सज्जन सिंह केस. सज्जन सिंह केस में क्या हुआ था, इसमें भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था. सो 1964 में राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया था लैंड रिफॉर्म एक्ट, एंड लेटर पार्लियामेंट डिड द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. एंड पुट सम एंट्रीज ऑफ लैंड रिफॉर्म शेड्यूल इन 9th शेड्यूल. तो जो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किया, एंड उसके बाद कुछ एंट्रीज थी लैंड रिफॉर्म की जो कि 9th शेड्यूल में ऐड कर दी. ठीक है. अब नाउ द गवर्नमेंट गॉट मोर पावर टू एक्वायर द लैंड. मीन्स जो पीपल्स का लैंड था वो गवर्नमेंट के पास और पावर आ गई कि वो उसको एक्वायर कर सके. एंड जो 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे थे वो जुडिशियल रिव्यू रिव्यू के लिए अवेलेबल नहीं थे. ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने अब पहले भी कुछ केसेस में देखा था. अब बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स जो थे उन्होंने इसको चैलेंज किया 17th अमेंडमेंट एक्ट को अंडर आर्टिकल 32, एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की. ठीक है. क्योंकि जब भी किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो उसके खिलाफ क्या करते हैं, रिट पिटीशन इशू करते हैं. Now this act violate our fundamental right of property, and parliament can't use article 368 against fundamental rights. ये भी है. ठीक है. कि पार्लियामेंट थ्री मीन्स अमेंडमेंट नहीं कर सकती, 368 यूज नहीं कर सकती. फिर उसके बाद आता है लीगल इशू. इसमें बेसिकली क्या था कि क्या पार्लियामेंट यूज कर सकती है 368 टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स जो अभी हमने देखा, या विल अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज मेड अंडर आर्टिकल 368 ये आएगा अंडर द मीनिंग ऑफ लॉ जो कि दिया है अंडर आर्टिकल 13(2). And if constitution amendment is an ordinary law under Article 13, so can Parliament pass those laws which violate the fundamental rights? ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये लीगल इशू था इस केस का. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आया. एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गई इन द मेजोरिटी ऑफ 3:2. उसमें क्या आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इफ इट वायलेट दैम, एंड मेड 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड. कि जितने भी 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुए हैं वो सब क्या है, वो वैलिड है. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला कि इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें भी यही हुआ. फिर उसके बाद आता है नेक्स्टली दैट इज द कौन सा केस है हमारा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब इस केस के फैक्ट देखते हैं कि जलंधर में दैट इज इन पंजाब 2 भाई थे जिनका नाम था हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ. इनके पास 500 एकर्स ऑफ फार्मलैंड था. अब लैंड से आप फार्मलैंड से आपको पता पड़ गया होगा कि भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. तो गोलकनाथ ब्रदर्स जो थे उनको ये बोला गया था कि वो सिर्फ 30 एकर्स ऑफ लैंड अपने पास रख सकते हैं, एंड
under the newly adopted Punjab Security and Land Tenure Act के according, and that a proportion of the land would be allocated to tenants, while the rest would be considered access and taken over by the government. यहाँ पे भी वही हुआ, एक लिमिट सेट कर दी कि आप सिर्फ 30 एकड़ ऑफ लैंड रख सकते हैं, एंड जो भी आपके पास एक्सेस होगा वो कौन ले लेगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी. Now, the Golaknath family contested the Punjab's government's actions, and the case finally reached the Supreme Court in 1965. Supreme Court के पास गया ये case, and the family filed a petition under Article 32 challenging the 1953 Punjab Act on the ground that it denied them their constitutional rights to acquire and hold property and practice any profession. Article 19(1) सब क्लॉज एफ एंड 19(1) सब क्लॉज जी. ठीक है. तो इसमें ये हुआ कि जो फैमिली थी उन्होंने अंडर आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट पिटीशन फाइल की चैलेंजिंग द 1953 जो पंजाब एक्ट था. ठीक है. एंड ये भी बोला कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू अक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का क्या कर रहे हैं, वायोलेशन कर रहे हैं. फिर उसके बाद to equality before and equal protection of law under Article 14, and they also sought to have the 17th Amendment. तो ये कुछ important articles and amendments थे जो उन्होंने चैलेंज किए इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो ये था इनका चैलेंजिंग. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया कि द इशू इन्वॉल्व वेदर अमेंडमेंट इज अ लॉ under the meaning of Article 13(3)(a) and whether fundamental rights can be amended or not. तो उन्होंने ये बोला कि जो लॉ, जो वर्ड है, क्या उसमें हम अमेंडमेंट्स भी रख सकते हैं अंडर आर्टिकल 13(3)(a), जो कि हमने पहले केसेस में भी देखा था कि उन्होंने भी ये कहा था कि जो अमेंडमेंट्स हम बनाते हैं क्या हम उसको एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज में रख सकते हैं. तो यही क्वेश्चन भी यहाँ पे उठा. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड द जजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ. अब प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ क्या है ये हम अभी आगे देखेंगे. फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be subject to the process of amendment provided in under Article 368. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि that fundamental rights cannot be amended and they cannot be subjected to the process of amendment जो कि दी गई है आर्टिकल 368 में. जबकि पहले क्या बोला था कि हाँ they can be amended. नाउ द अमेंडमेंट एक्ट वॉज ऑल्सो अ लॉ, और जो अमेंडमेंट एक्ट हम बना रहे हैं वो भी लॉ के अंदर आएगा विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 32. एंड द फंडामेंटल राइट्स आर द प्रीमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जरूरी होते हैं कि जब भी पर्सन को राइट्स मिलेंगे तब वो अपने आप का डेवलपमेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दोज राइट्स. तो ये था कंसेप्ट जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. अब मैंने बोला था कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ हम देखेंगे. तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ क्या होता है कि जितने भी केसेस जो है जो कि पहले हो चुके हैं हम उनको देख के, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिन पे प्रोहिबिशन है कि हम उनको आगे के केसेस में यूज नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है. तो अगर हम प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ इन द सिंपल टर्म्स देखें तो वो क्या है. तो जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि ओरिजिनेट हुआ था इन द अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम इन द अर्ली 1900s. ये स्टेट करता है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा इन अ स्पेसिफिक केस वो सिर्फ फ्यूचर केसेस पे अप्लाई होगा एंड वो प्रीवियस डिसीजंस पे अप्लाई नहीं होगा. सो इस डॉक्ट्राइन का गोल ये है कि हम जस्टिस जो है वो अचीव करें by avoiding the unnecessary litigations. Like आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम केस आया है एंड उसके लिए कुछ और जजमेंट दिया है, एंड जो पहले केस था उसके लिए कुछ और जजमेंट दिया है. तो हम आज के केसेस पे, हम पास्ट केस पे नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो हम न्यू केसेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो रीओपन हम नहीं कर सकते पहले वाले केसेस को. ठीक है. उससे क्या होगा कि काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं.
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द लीगल सिस्टम टू अडॉप्ट अ चेंजिंग सोसाइटी। लाइक आज के टाइम पे जो लॉज है और पहले के टाइम पे जो लॉज थे उनको रिपील करते गए हम, बाय द टाइम टू टाइम हम उनको अमेंड करते गए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग। हम सेम पुराने लॉज पे अभी तक नहीं चल सकते, क्योंकि एज द जनरेशन चेंजेस द लॉज ऑल्सो हैज टू बी रिपील्ड। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी लगाया गया था कि इसको यहाँ पे चेंज किया जाए। एंड इन इंडिया अगर हम बात करें कि जो गोलकनाथ का केस था, इस टाइम पे इसको लाया गया था एंड चीफ जस्टिस कोका सुब्बा राव ने पहली बार इसको इन्वोक किया था इस केस में, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया गया था फ्रॉम द अमेरिकन लॉ, जहां पे जूरिस्ट लाइक जॉर्ज एफ कैनफील्ड, रॉबर्ट हिल फ्रीमैन, जॉन हेनरी विगमोर एंड बेंजामिन एंड कार्डोजो हैड कंसीडर्ड दिस डॉक्ट्राइन टू बी एन इफेक्टिव जुडिशियल टूल। तो ये सब कहाँ से? अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम से लिया गया था। नाउ द लास्ट वन इज द केशव नंदा भारती केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट सब्जेक्ट टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हम केशव नंदा भारती केस हमारी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो एंड दीज आर द केसेस जो कि डिपेंडेंट है, और ये अमेंड करे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द fundamental rights. So I hope that you would like the video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, don't forget to share the video. And also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Thanks for watching the video.